दोस्तों, आप सभी लोगों का द बायोलॉजी पाठशाला में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हम आज प्रोकैरियोट कोशिका के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो कल पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम क्या पढ़े थे? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी पढ़े थे। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? सेल थ्योरी किस सन में दी गई थी? 1838 और 39 लिखा है ना। तो 1838-39 लिखने का कारण पता होगा, क्योंकि कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट दिए थे, एक स्लाइडेन थे और दूसरे स्वान थे। तो स्लाइडेन ने अपना कथन 1838 में दिया और उन्होंने क्या बोला? सभी पादप कोशिका से बने होते हैं। फिर स्वान 1839 में अपना कथन दिया और बोला कि सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में एक शब्द है जीव द्रव्य झिल्ली, जिसे हम कोशिका झिल्ली या कोशिका आवरण या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी खोज भी स्वान ने ही की थी। इस स्वान ने एक कथन और दिया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्वान क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। लेकिन इन्होंने किसके बारे में बताया? पादप के बारे में। और क्या बताते हैं? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती है। फिर 1839 में दोनों लोगों ने मिलकर ये कथन दिया कि सभी जीवधारी कोशिका से निर्मित होते हैं ना, या उत्पाद से बने होते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कैसे बने। जैसे एक कोशिका थी, फिर इस कोशिका से 2-4 ऐसे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई, एक जीव का निर्माण हुआ। ये बता रहे हैं कोशिका से बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कोशिका से कैसे बने होते हैं। नहीं बता, जिसके कारण क्या थी? इनकी कमियां थी, जिसके कारण क्या हुआ? ये सिद्धांत अधूरा भी रहा। फिर 1855 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो क्या किए? एक शब्द दिया जिसका नाम क्या था? ओमनीसेलुल इसेलुला। ठीक है, ये शब्द दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शब्द है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्या बताया कि जो कोशिका होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। उसको समझाया भी, जैसे एक कोशिका है, फिर वो समसूत्री विभाजन की, 2 कोशिकाएं बनी, फिर 2 कोशिकाएं पुनः इसी तरह वृद्धि की, फिर विभाजन की, तो फिर 4 बने। तो ऐसे करते करते क्या हुआ? बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ और एक जीव का निर्माण हो जाता है। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया सेल लाइनेज थ्योरी, थोड़ा है ना। तो इससे ये पता चलता है कि सेल लाइनेज थ्योरी जो है, तो सेल थ्योरी क्या करती है? कंप्लीट करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को कौन सी थ्योरी कंप्लीट करती है, तो क्या बताएंगे? सेल लाइनेज थ्योरी। या पूछ सकता है सेल लाइनेज थ्योरी किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिए थे? 1855 में। फिर एक शब्द आया था वायरस। वायरस जो है तो कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वायरस होता है तो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, क्योंकि वह कोशिकीय संरचना नहीं है। वायरस कैसी संरचना होती है? न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है। ठीक है, तो वायरस क्या है? एक सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, क्योंकि जब इससे शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है तो सजीवों जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है, जब शरीर से बाहर रहता है निर्जीवों जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है। इसलिए वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कल जो पढ़ाया था वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, एक क्या है? रॉबर्ट ब्राउन क्या है? साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। और कब किए थे? 1831 में। अब किसमें किए थे? तो आर्किड नामक पादप होता है, उसकी जड़ की जो कोशिकाएं थी, तो उनके कोशिकाओं में क्या किया? उन्होंने सूचना से देखा तो उन्हें केंद्र में कुछ संरचना दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? केंद्रक। उनका नाम क्या दिया? केंद्रक। इसलिए हम क्या कहते हैं? केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर एक साइंटिस्ट है फुंटाना। तो ये किसकी खोज की थी? केंद्रिका की। ये भी किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है ना। ये व्हेल मछली जो होती है उसकी त्वचा पर जो कोशिका थी उसमें देखे थे। ये केंद्रक जो केंद्रिका है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े कवर करेंगे। पहले कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्या लिखा है? राइबोसोम। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये है जो राइबोसोम होता है वो झिल्ली रहित होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखो ये डायग्राम में ये क्या है? ये राइबोसोम है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? लाइसोसोम या लयन का भी कहते हैं। तो देखो राइबोसोम जो है तो इसके ऊपर कोई इस तरह का आवरण नहीं है।
क्या है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या है, आवरण है। लाइसोसोम में भी क्या है, आवरण है। ये सब क्या है, कोशिकांग है। तो अगर जिन पर आवरण है तो हम क्या बोलते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग, और जिन पर आवरण होता है हम क्या बोलते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग। यहाँ पे क्या लिखा है कि राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम कैसा कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। ठीक है, अब झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकांग। कोशिकाओं देखो कैसे, कितने प्रकार की, दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। तो जगह झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में, और झिल्ली रहित कोशिकांग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सब नहीं पाए जाते हैं, है ना। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब पाए जाते हैं। जो राइबोसोम होता है तो कैसा होता है, वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसीलिए क्या बोला गया है, झिल्ली रहित कोशिकांग जो होते हैं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर झिल्ली युक्त कोशिकांग देखा जाए तो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लिखा भी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो देखो जैसे ये क्या है, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका में जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, बिंदी रखी हुई है, तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य में है ना। तो जो राइबोसोम होते हैं तो कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहाँ होता है, तो लिखा भी है, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सूत्र कणिका कहते हैं, हरित लवक, आर का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, SER में नहीं पाए जाते हैं। इन सब के बारे में जो ये नाम आ रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे 2-2-3-3 लेक्चर में। ठीक है, फिर क्या लिखा है, हमारे सब NCERT के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। फिर RBC का आकार यानी रेड ब्लड सेल, इसका आकार कैसे होता है, गोलाकार होता है। जो परिपक्व RBC आकार होता है द्विअपतली होता है। इसको हम तो NCERT में देखते हैं। तो हमारे NCERT में भी लिखा है कि लाल रुधिर कोशिकाएं गोल व द्विअपतली होती हैं। ठीक है, अभी क्या लिखा है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC कैसे होती है, अमीबा विकृत। अमीबा विकृत मतलब है इनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि हम ये लोग पढ़े भी हैं 9वीं 10वीं में कि जो अमीबा होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता। और यहाँ पे देखो 2 शब्द लिखे, लाल रुधिर कोशिकाएं गोल व द्विअपतली होती है। कहने का मतलब ये है जब RBC क्या होती है, नहीं होती है, तो क्या कैसी होती है, गोल होती है। जैसे जैसे परिपक्व होती जाती है उसका आकार कैसे हो जाता है, द्विअपतली। अब क्वेश्चन आए कैसे हो जाता है, इसका कारण ये है कि पहले उनमें केंद्रक रहता है, फिर केंद्रक भी नहीं पाया जाता, ये भी पढ़े हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे इनका आकार द्विअपतली होता जाता है तो केंद्रक टूट जाते हैं, इसलिए नहीं पाया जाता है ना। इसके आगे हम कल प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ और अच्छी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम और बनाएं और पूरा बायोलॉजी जो ये जीव ये है कोशिका वाला चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे ऐसे 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।